अब हम देखते हैं आईपीसी की नेचर क्या है। शुरुआत करने से पहले सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ने से पहले हम नेचर जान लेते हैं। इसके बाद हम लाइबिलिटी चेक करेंगे, कुछ लाइबिलिटी भी दे रखी है इंडियन पिनल कोड के अंदर। सबसे पहले हम नेचर देखते हैं। नेचर दरअसल क्या है कि कोई भी एक्ट है आपके पास में, चाहे वो इंडियन पिनल कोड है, चाहे वो एविडेंस एक्ट है, चाहे वो टीपी है, कोई सा भी एक्ट है, उसकी दो ही प्रकार की नेचर होते हैं। या तो कोई एक्ट होता है आपका सब्सटेंटिव, या तो कोई लॉ सब्सटेंटिव लॉ होता है, या होता है प्रोसीजरल लॉ। या तो मौलिक विधि कहलाती है, सारभूत विधि कहलाती है, या कहलाती है आपकी प्रक्रियात्मक विधि, है ना। नेचर से क्या मतलब है? यदि मैं कहूँ कि आग की नेचर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? बहना? नहीं ना, जलाना। और तलवार की नेचर क्या है? काटना। और इस पेंसिल की नेचर क्या है? लिखना। कैसे काटा जा सकता है? क्या तलवार से लिखा जा सकता है? तो इस तरह से अब अगर हम इंडियन पिनल कोड की बात करें, इस प्रकार की नेचर तो होगी नहीं। मैं तो आपको केवल जो लिटरल मीनिंग है नेचर का उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो या तो कोई एक्ट आपका सब्सटेंटिव होता है, सारभूत विधि, सारभूत विधि, या कोई अधिनियम आपका प्रक्रियात्मक होगा, प्रक्रियात्मक विधि। पहचान क्या है? दरअसल हमें इसकी डेफिनेशन समझा दी जाए, लेकिन इसका लिखवा दी जाती है, इसका अर्थ नहीं कभी बताते, चेक नहीं करना बताते। चेक कैसे करते हैं? तो सारभूत विधि वह विधि होती है जो हमें सार बताती है, जो हमें अधिकार देती है, जो हमें ड्यूटीज बताती है, या कोई विशेष अधिकार देती है, या किसी प्रकार की छूट देती है। समझ गए ना? तो सारभूत विधि वह विधि है, सारभूत विधि वह विधि है जो हमें अधिकार देती है, दायित्व बताती है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बोलूंगा पूरा। दायित्व बताती है, या कोई विशेष अधिकार देती है, विशेष अधिकार, या किसी प्रकार की कोई छूट देती है, वो विधि सारभूत विधि है। सार का मतलब समझ रहे आप? जो हमें अधिकार बताएगी, ड्यूटीज बताएगी, या विशेष अधिकार देगी, या छूट देगी, वो विधि सारभूत विधि है। सार का मतलब होगा, यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई चाय, जो चाय होती है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें सारभूत हैं, तो आप बता दोगे ना कि दूध और पानी, कम से कम एक तो चीज़ ये चाहिए। समझ गए ना? चाय की पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, ये सार है उसका, है ना। तो इसी तरह से सारभूत विधि हमें क्या बताएगी? अधिकार बताएगी, दायित्व बताएगी, विशेष अधिकार बताएगी, या कोई छूट देगी। तो इंडियन पिनल कोड कैसी विधि है हमारी? सारभूत विधि है। चलो किसी और एक्ट को चेक करते हैं। जैसे बात करते हैं टीपीए की, मैं पढ़ा भी रहा आजकल आपको, टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें आपके 8 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, जैसे एक्सचेंज, गिफ्ट, सेल, मॉर्गेज, समझ रहे ना, एक्शनेबल क्लेम। तो ये 7-8 पॉइंट है इसके अंदर। किसी भी सेक्शन को उठा लो आप, या तो अधिकार बताएगी या दायित्व बताएगी। जैसे अगर हम मॉर्गेज की बात करें, मॉर्गेज का मतलब है जैसे इस ए ने बैंक से लोन लिया, ये बैंक है, इस ए ने बैंक से लोन लिया 20 लाख रुपए। तो बैंक कोई इसको ऐसे तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखेगा अपने पास में। तो बैंक, इसके पास में एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अपने पास में रख लेगा बैंक कि भाई साहब यदि आपने समय पर मेरा धन नहीं लौटाया तो आपकी प्रॉपर्टी को कोर्ट के माध्यम से सेल आउट करूंगा, बेचूंगा और अपने पैसा वसूल कर लूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। समझ गए? नहीं समझ गए? तो एक फिक्स डेट हो जाएगी यहाँ पे। वैसे तो 5-6 प्रकार के मॉर्गेज है, मैं तो केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा कि हमारा टीपी एक्ट प्रक्रियात्मक विधि है या सारभूत विधि, इस डेफिनेशन के अनुसार। तो क्या है कि बैंक ने इसको 20 लाख रुपए दे दिए और उसकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लिया, बंधक कर लिया। अब यदि ये समय पर पैसा लौटा देता है, समय पर पैसा बैंक का लौटा देता है ब्याज सहित, तो उसका एक अधिकार आपका टीपी एक्ट में लिखा हुआ है। क्या? कि इसके जो भी मॉर्गेज डीड वगैरह है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वे वापस करे बैंक इसके। समझ रहे ना? और यदि समय पर पैसे नहीं लौटाता तो इसका अधिकार बन गया बैंक का। क्या अधिकार हुआ? किसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करे और अपने पैसे वसूल ले। बात समझे? नहीं समझे? तो इस प्रकार से क्या है कि जो विधि हमें अधिकार और दायित्व बताती है। मान लिया दायित्व की बात करते हैं फिर से, कि यदि इसने समय पर पैसा लौटा दिया तो इसकी एक लाइबिलिटी बन गई, एक दायित्व बन गया इसका। क्या? कि इसके प्लॉट को वापस करें। समय पर पैसा नहीं लौटाया तो इसकी एक लाइबिलिटी बन गई। और मैंने क्या लिख रखा है सारभूत विधि की डेफिनेशन में? जो विधि हमें अधिकार देती है, दायित्व बताती है, वो विधि कैसी होगी? सारभूत विधि। और टीपीए में जब मैं आपको मॉर्गेज पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको लिखा मिलेगा कि कौन सी पार्टी यदि अपने पार्ट परफॉर्म करने में चूक करती है तो उसके क्या अधिकार और क्या दायित्व होंगे।
दूसरी पार्टी के क्या दायित्व होंगे, क्या लाइबिलिटी होगी, है ना। और ये सारे राइट एंड लाइबिलिटी सारे के सारे आपके टीपी एक्ट में लिखे हुए हैं। बात समझे नहीं समझे। चलो कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमारा, मान लिया ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ए अपना फ़ोन सेल आउट करना चाहते हैं, करार इनके बीच में हुआ, कितने का, 10,000 का, ये एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में। फिर ए ने अपना फ़ोन 10,000 रुपये में बी को बेचा, लेकिन इसको हैंड ओवर करने से पहले इसको एक बहुत अच्छा ग्राहक मिल जाता है सी नाम का। ये कहता है कि साहब मैं आपको इस फ़ोन के 20,000 दूंगा। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना पड़ेगा इसके साथ में। जब ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेगा, संविदा को भंग करेगा, तो इसका एक अधिकार है और इसकी एक लाइबिलिटी बन गई, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई है। लाइबिलिटी दोनों की और अधिकार भी। इसका क्या अधिकार है, इसका अधिकार है कंपेंसेशन लेने का, जो क्षति हुई उस क्षति की भरपाई करवाने का, और इसकी एक ड्यूटी बना दी यहाँ पे। बात समझे नहीं समझे। तो इस तरह से क्या है कि सारभूत विधि वह विधि है जो हमें अधिकार देती है, दायित्व बताती है, विशेष अधिकार देती है। जैसे विशेष अधिकार राष्ट्रपति को जब तक अपने पद पर बना हुआ है तब तक कोई क्रिमिनल कार्यवाही नहीं की जा सकती उसके ऊपर, ये विशेष अधिकार है। कोई छूट दी गई है इस तरह से। बात समझे नहीं समझे। तो ये वे सभी विधियां, जो विधि हमें अधिकार, दायित्व, विशेष अधिकार या कोई विशेष प्रकार की छूट देती है, वो विधि हमारी सारभूत विधि है। इस विधि का उल्लंघन होने पर जिस विधि को अडॉप्ट किया जाता है वो विधि कहलाती है प्रक्रियात्मक विधि। आईपीसी तो केवल इतना बताएगी कि साहब आपने इस प्रकार से कोई एक्ट किया तो ये चोरी कहलावेगी, आपने इस प्रकार से कोई एक्ट किया तो ये लूट कहलावेगी, आपने इस प्रकार से एक्ट किया तो ये अपहरण या व्यापहरण, किडनैपिंग या एब्डक्शन कहलाएगा। समझ गए ना। और उसकी सजा ये होगी। लेकिन कहाँ जाए, किसके पास जाए, प्रक्रिया क्या होगी। सारभूत विधि को आप ऐसे समझ लीजिए, आपको सपोज दैट कोई रेसिपी बनानी घर में अपने, जैसे आपको गाजर का हलवा बनाना, आपको मेरा फेवरेट, तो आपको सार तो पता कि भाई गाजर डलेगी, मावा डलेगा, चीनी डलेगी और बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये डलेंगे, लेकिन आपको प्रक्रिया का नहीं पता। आपकी मम्मी घर पे नहीं है और आपको प्रोसीजर नहीं पता कि इसको बनाना किस तरह से। समझ रहे ना। तो आप फ़ोन करोगे ना कि सब चीज़ें घर पे, आप बता दो बस बनेगा किस तरह से। तो सबसे पहले तुम्हें कहेंगे गाजर को कसना, समझ रहे ना। और फिर जो भी स्टेप टू स्टेप जो भी प्रोसीजर होगा वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बात समझे नहीं समझे आप, है ना। तो सारभूत विधि तो केवल सार बताएगी, डेफिनेशन देगी केवल कि कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन है, प्रस्थापक किसको बोलते हैं, प्रतिग्रहीता किसको बोलते हैं, वचन किसको बोलते हैं। समझ गए ना। प्रतिफल की डेफिनेशन क्या है। इसी प्रकार टीपी एक्ट में भी डेफिनेशन ही तो दे रखी। टीपी एक्ट के अंदर क्या, जैसे आपका आईपीसी की अगर हम बात करें तो, क्योंकि आईपीसी पढ़ा रहा मैं अभी आपको, कि चोरी की डेफिनेशन क्या है, 5 एसेंशियल एलिमेंट बता दिए चोरी के। समझ रहे ना। केवल इतना बताया, ये नहीं बताया कि कौन सी कोर्ट में जाना, एफआईआर करनी नहीं करनी, मजिस्ट्रेट के पास जाना है, किसके पास जाना, ये कुछ नहीं बताया। आईपीसी का टोटल प्रोसीजर लिखा हुआ है सीआरपीसी, ये प्रक्रियात्मक विधि है। और सिविल मामलों का जो प्रोसीजर है वो लिखा हुआ है आपका सीपीसी। समझ रहे ना। और एक है हमारा एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट ये भी प्रक्रियात्मक विधि है। सीआरपीसी क्या सिखाएगी आपको, चोरी हुई तो, लेकिन आपको शिकायत करनी, कहाँ जाना, किसके पास जाना, आप न्याय तक कैसे पहुंचोगे। तो सीआरपीसी बताएगी कि भाई साहब सबसे पहले आप एफआईआर कीजिए। तो एफआईआर करने का तरीका बता दिया। टोटल प्रोसीजर बताएगा कि आप सबसे पहले पुलिस थाने में जाइए। पुलिस थाने में पुलिस देखेगी कि भाई ये मामला कोग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कोग्निजेबल है। यदि कोग्निजेबल है तो एफआईआर वो लॉन्च करेगा, लिखेगा। तो लिखने का तरीका बताया। ये बताया कि अगर मौखिक बोल करके आपने बताई तो उसको लिख लेगा, लिख करके लेकर गए तो आपको सुना देगा। फिर वो लिख करके एक कॉपी वही रहने देंगे, एक कॉपी निःशुल्क देंगे, एक कॉपी मजिस्ट्रेट के यहाँ देंगे, कहीं बाद में उसमें गड़बड़ ना कर दे, फेरफार ना कर दे। उसके बाद सीआरपीसी कहती है कि पुलिस का काम क्या होगा कि यदि कोग्निजेबल ऑफेंस था, संज्ञेय अपराध था, तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग क्या होगा ये भी सीआरपीसी बताती है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करती है पुलिस, एविडेंस इकट्ठा करने के लिए जो भी कार्रवाई की जाती है वो इन्वेस्टिगेशन है। घटनास्थल पर जाएगी, किसी को अरेस्ट करना तो अरेस्ट करेगी, तो अरेस्ट करने के नियम आ जाएंगे। फाइनली पुलिस दो नतीजे पे पहुंचेगी, या तो पुलिस के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जब हो जाएगा, या तो अपराध हुआ या अपराध नहीं हुआ। यदि अपराध हुआ तो उसको बोलेंगे चालान। समझ रहे ना, चालान। और यदि अपराध नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे अंतिम रिपोर्ट या एफआर बोल देते हैं, फाइनल रिपोर्ट। अब इस फाइनल रिपोर्ट या चालान को पुलिस कहां जमा करेगी,
जूरिडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट के पास। तो जूरिडिक्शन कैसे तय किया जाता है, किसके पास लेकर के जाएगी? मजिस्ट्रेट का काम क्या होगा? मजिस्ट्रेट पहले इंक्वायरी करेगा, फिर आरोप लगाएगा, फिर ट्रायल चलाएगा। बीच में बहुत सारी कार्यवाही मैं एक दिन में नहीं बता सकता आपको। मजिस्ट्रेट भी दो नतीजे पे पहुंचा गया तो उसके हिसाब से अपराध हुआ या अपराध नहीं हुआ। यदि अपराध हुआ तो उसको दोषी ठहराएगा वो, अपराध नहीं हुआ तो दोष मुक्त कर देगा, दोष मुक्त कर दिया। लेकिन दूसरी पार्टी तो शांत नहीं बैठने वाली। दूसरी पार्टी कहेगी साहब दोष मुक्त कैसे किया, तो उसको अपील के अधिकार होने चाहिए, तो अपील के प्रोविजन आ जाएंगे। बात समझे नहीं समझे? इस बीच 484 धाराएं है सीआरपीसी के अंदर। एक दिन में तो देखो पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा प्रोसीजर आपको बता दूं, लेकिन यहाँ प्रक्रिया बताई गई कोर्ट की, कैसे एविडेंस लिए जाएंगे, किसी की प्रॉपर्टी को कुर्क करना तो कैसे करना, किसी को अरेस्ट करना तो आपको कैसे अरेस्ट करना, कि यदि किसी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए विवश करना तो कौन कौन से प्रोसीजर है, कि समन जारी करेंगे, समन कैसे जारी करेंगे, 2 कॉपी में जारी करेंगे, अगर समन से नहीं आता तो प्यार का तरीका फिर मार से बुलाएंगे उसको, वारंट भेज देंगे, वारंट कैसे लिखा जाएगा तो वो सारा प्रोसीजर बताया गया है सीआरपीसी में। वारंट से भी नहीं आता तो फिर उसकी उद्घोषणा जारी कर देंगे, प्रोक्लेमेशन जिसको बोलते हैं। उद्घोषणा के बाद भी नहीं आता तो जाहिर सी बात है फिर कुर्क कर लेंगे उसकी प्रॉपर्टी को, क्योंकि जर जोरू और जमीन 3 चीजें होती हैं जो लड़ाई की मुख्य जड़ें कही जाती हैं। प्रॉपर्टी जब बिकेगी कुर्क होगी उसकी, अब तो आना ही पड़ेगा, और अभी भी नहीं आता तो भैया क्या कर लेंगे उसका, कुछ भी नहीं कर सकते। जब नहीं आया, जब नहीं मिला, कहाँ से लाएंगे उसको? बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो और ये जो सीपीसी है हमारी, ये भी प्रक्रियात्मक विधि है। ये सिविल मामले कैसे, सिविल मामलों में न्याय तक कैसे पहुंचा जाए उसकी प्रक्रिया यहाँ मेंशन की गई। उसके बाद एविडेंस एक्ट क्रिमिनल में भी चाहिए और सीपीसी में भी चाहिए, सिविल मामलों में भी चाहिए। बिना गवाह के, बिना सबूत के तो मुकदमा डिसाइड ही नहीं होगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? इस तरह से क्या है, एविडेंस एक्ट वैसे तो अगर आपसे पूछा जाए, एविडेंस एक्ट ओवरऑल प्रक्रियात्मक विधि है, लेकिन 3 सेक्शन इसकी ऐसी है जो सारभूत विधि से संबंधित है। पहली तो है सेक्शन 115 से लेकर के 117 तक, ये 3 सेक्शन सारभूत विधि से संबंधित है। बाकी ओवरऑल पूरा जो एक्ट है एविडेंस एक्ट, ये आपका प्रक्रियात्मक विधि है। कोर्ट की प्रक्रिया बताएगी कैसे, कौन कौन से तथ्य होंगे, कितने प्रकार के तथ्य हैं, कौन से तथ्य सुसंगत है, कौन से तथ्य सुसंगत नहीं है, समझ गए ना, कौन से तथ्य विवादक तथ्य, ये सारी चीजें यहाँ बताई गई। बात समझे? साबित ना साबित, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा निश्चय से, तमाम चीजें यहाँ बताई गई एविडेंस एक्ट में, है ना। मैं तो ये कहूँगा भारत के अंदर ना 5,500-6 हज़ार के आसपास एक्ट है। अगर उन एक्ट में से कोई एक्ट जीता जागता कोई बढ़िया एक्ट अगर कोई है, वो एविडेंस एक्ट ही है। ये मैं इसको हंस बोलता हूँ, दरअसल दूध में से पानी को अलग करने का काम करता है। क्योंकि इंसानी खोपड़ी, आपको पता कि विजुल भाई कहाँ हो, आलिया सर बस पंचर हो गया था, ठीक है ना, फिर फोन किया कहाँ हो, कि सर कुछ और प्रॉब्लम बता दोगे। लेकिन एविडेंस एक्ट क्या कहते हैं, प्रूव करो कि आपकी बाइक में पंचर हुआ और अभी वाला पंचर हुआ, पहले वाला नहीं दिखा सकते आप, आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा। तो एविडेंस एक्ट क्या है, हंस का काम करते हैं। लेकिन इसके जो 3 सेक्शन है ये सारभूत विधि से संबंधित है, बाकी प्रक्रियात्मक विधि से संबंधित है। एस्टोपल का सिद्धांत दिया गया है दरअसल यहाँ पर, विबंध का सिद्धांत। विबंध का सिद्धांत क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य, घोषणा या लोभ के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास कराता है कि कोई बात सत्य है, और उस बात पर विश्वास करने के पश्चात वो व्यक्ति अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं, तो वह एस्टोप्ड हो जाता है पहले वाला व्यक्ति। जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि साहब मैं डस्टर आपको बेचना चाहता हूँ, आपने कहा कि रियली, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इसमें झूठ वाली तो कोई बात ही नहीं है, जाइए इंतजाम कर लो। कितने का, कि मैं आपको 2,000 का बेच दूंगा। आप गए, इंतजाम करके लाए, और अब मैं हंस पड़ा कि भाई मैं तो नहीं बेच रहा। मैंने आपको यकीन दिलाया ना कि यह बात सत्य है कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ, और आपने अपनी स्थिति में भी परिवर्तन किया, आपने पैसों का भी इंतजाम किया, और फिर बाद में मना करता हूँ। तो सेक्शन 115 कहते हैं यू आर स्टॉप्ड, आप विबंधित हो गए, आप स्टॉप्ड हो गए, आप रुक गए, अब अपनी बात से मुकर नहीं सकते। मुकरेंगे तो सेक्शन 115 है, ये नहीं मुकरने देगी। तो ये तो अधिकार बता रही ना मेरे, ये सेक्शन लाइबिलिटी बता दी, अधिकार बता दिए, और जो विधि हमें अधिकार और दायित्व बताती है वो विधि कैसी होती है, सारभूत विधि, सबस्टेंटिव लॉ कहलाएगा। समझ गए ना। तो एविडेंस एक्ट की बात करें तो ओवरऑल इसकी सभी सेक्शन आपकी प्रक्रियात्मक विधि से संबंधित है। बाकी 3 सेक्शन 115, 116, 117 ये आपकी सारभूत विधि से संबंधित है। तो आईपीसी की नेचर कैसी हुई हमारी, ये सारभूत विधि है। आईपीसी सार बताएगी, प्रक्रिया नहीं बताएगी, कोर्ट की प्रक्रिया क्या है वो तो सीआरपीसी बताएगी। बात समझे नहीं समझे? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लाइबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारभूत विधि है। तरीका आपको पता लगेगा कि कैसे किसी एक्ट का पता करना, पढ़ने के बाद ही पता लगेगा आपको, है ना। आपको जब सेक्शन पढ़ोगे तो पता लगेगा
कि ये विधि हमें अधिकार दे रही क्या, कहीं दायित्व बता रही क्या, कोर्ट की प्रक्रिया तो नहीं बता रही गई, नहीं, केवल लाइबिलिटीज बताई गई या कोई अधिकार बताया गया या कोई छूट दी गई या विशेष अधिकार बताया गया, तो वो विधि क्या होगी, सारभूत विधि। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा लाइबिलिटी। ठीक है, देख लेते हैं इसको।